अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए ख़ासकर कारआमद साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम सभी गुलज़ार उर्दू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस वीडियो का 2 पार्ट बनाया, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। तो हिस्सा नसर और नज़म जो नवाए उर्दू की आप तमामी हज़रात ने टोटल वीडियो आप तक मैंने पहुँचा दिया है। आप उसे मेरे चैनल पे जाकर करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में गुलज़ार उर्दू की बात हम करने जा रहे हैं, उस क्लास के लिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और कोर्स ए है ये। तो आज गुलज़ार उर्दू का सबक नंबर 1 प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ और याद रख लें कि मैंने इस वीडियो में जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस सेलेक्ट किया है बस उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आप लोग घबराएं नहीं और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। पूरी किताब का निचोड़ मैं इस वीडियो में पेश करने जा रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो गुलज़ार उर्दू के ऊपर बनाई जा रही है, इसको आप ज़रूर देखें। देखिए, प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 है कि असल नाम धनपत राय था। असल नाम क्या था इनका? धनपत राय था, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, वह बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। बनारस के एक गांव कहाँ पैदा हुए? लम्ही में। अगला पॉइंट है, उनकी तालीम बीए तक थी। उनकी तालीम कहाँ तक थी? बीए तक थी। प्रेमचंद को तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन लिखने का शौक़ था। कब से मज़ामीन लिखने का शौक़ था? तो तालिबे इल्मी के ज़माने से। अगला पॉइंट है, असरारे माबिद के नाम से उनका पहला नॉवेल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। ठीक है। बाद में प्रेमचंद रिसाला ज़माना के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। एकदम बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट आप तक मैं बातें पहुंचा रहा हूं, इसको आप गौर से समझते रहें। उसके बाद कह रहे हैं, बाद में प्रेमचंद रिसाला ज़माना के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। अगला पॉइंट है, 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ। पहला कौन सा है? तो सोज़े वतन है, याद रखिएगा। पहला मजमुआ कौन सा है? तो सोज़े वतन है। कब शाये हुआ? तो 1908 ईस्वी में, जिसे हुकूमत हिंद ने क्या कर लिया? हुकूमत हिंद कह रहा हूँ, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया, यानी कैद कर लिया। ठीक है ना, उस वक्त की जो हुकूमत थी वो कैद कर लिया। अगला है, 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1921 में क्या कर दिया? सरकारी मुलाजमत से रिटायर यानी कि रिज़ाइन दे दिए। इस्तीफ़ा दे दिया मतलब रिज़ाइन दे दिए। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मुंशी प्रेमचंद को। अगला पॉइंट है कि प्रेमचंद ने अपने अफसाने और नॉवेल में ज़्यादातर देहातों के मसाइल को तर्जुमान बनाया है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपने अफसाने में किस चीज़ को ज़्यादातर पेश किया है? तो देहातों के मसाइल को ज़्यादातर पेश किया है, देहाती लोगों के बारे में। अगला पॉइंट है, इनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। ये भी आप नोट करें, इनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। अगला पॉइंट, प्रेमचंद ने नॉवेलों और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। इन्होंने नॉवेल भी लिखा, अफसाना भी लिखा और ड्रामे भी लिखे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रेमचंद ने नॉवेल और अफसाने के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। प्रेमचंद के अफसानों के मजमूए मंदरजा झेल हैं। दर्जे कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसा, ज़ादे राह, आखिरी तोहफा और वारदात, ये सभी उनके अफसानवी मजमूए हैं। अब नावल के मजमूए कौन है? तो बेवा, बाज़ारे हुस्न, गोशाए आफियत, मैदाने अमल, चौगाने हस्ती और गौदान बहुत मशहूर हुए। ये सभी जो मजमूए हैं काफ़ी मशहूर हुए। अब ये गिल्ली डंडा जो आपके निसाब में शामिल है, इसका कुछ खुलासा है।
खुलासा ये है कि इस अफसाने में गिल्ली डंडा प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है। ये दो दोस्तों की कहानी है जिस बचपन में क्या है कस्बा में गिल्ली डंडा खेलते थे, है नहीं। कहानी है जो बचपन में एक कस्बे में गिल्ली डंडा खेलते थे। अब कह रहे हैं मुसन्निफ के साथ गिल्ली डंडा खेलने वाले लड़कों में गया नाम का एक लड़का जो उम्र में 2-3 साल बड़ा होगा। अब ये गिल्ली डंडा वाली कहानी है इनके अफसाने में। तो बस मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पर जिक्र करने की कोशिश किया। यानी कि देखो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बातें रखी हैं। चलिए अब अजीम बेग चुगताई, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। कह रहे 1895 में इनकी पैदाइश हुई, 1941 में इनका इंतकाल हुआ। पॉइंट है कि अजीम बेग चुगताई जोधपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जोधपुर में। अगला पॉइंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB की डिग्री हासिल की। LLB की डिग्री हासिल की। अगला पॉइंट है अजीम बेग वाक़यात का बयान हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में करते। हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में करते थे। अगला पॉइंट है इनकी बाज़ तहरीरों में तंज भी है, लेकिन क्या है तीखापन नहीं है। तंज तो है बट तीखापन नहीं है। अगला पॉइंट है कि इनकी तसानीफ में क्या है कौलतार खानम, शरीर बीवी, जन्नत का फूल, है नहीं, क्या है मिर्ज़ा जंगी और रूह ज़राफ़त को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। ठीक, ये इनकी जो है तसानीफ है। अगला पॉइंट है कि मज़ाह निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी इनकी यादगार हैं। देखिए मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आप तक अपनी बातें रख रहा हूँ। तो बस मुझे मोटिवेट दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। और अगर मेरे इस वीडियो को सिर्फ आप मात्र तीन वीडियो है, क्योंकि गुलजार उर्दू का जो निसाब है वो थोड़ा लंबा निसाब है, जिस वजह से उसको 2 पार्ट में मैंने बांटा, हिस्सा नसर हिस्सा नज़म। अब ये गुलजार उर्दू है, नवाए उर्दू 2 पार्ट में है, गुलजार उर्दू। देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच सकती है। उस हिसाब से बस आपको सिर्फ वीडियो सुनना है, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ इस पॉइंट को देख लेंगे, इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। रही बात कवायद की, तो कवायद के लिए भी मैं वीडियो डालता हुआ नज़र आ रहा हूँ और मैं डालूँगा। अब ये फ़कीर जो है इनके कह रहे मुसन्निफ ने ये अफसाना एक मुस्तंडे फ़कीर पर लिखा है। अगला पॉइंट है फ़कीर की हालत काबिल रहम हस्ती, फ़ाक़ाज़दा, ज़ईफ़ुल उम्र, चित्रे लगाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर था। अगला पॉइंट है मुसन्निफ को जहाँ मुस्तंडे फ़कीर से नफ़रत थी, वहीं ज़ईफ़ुल उम्र फ़कीर से बहुत उल्फत थी। यानी मुस्तंडे फ़कीर से अगर उसको नफ़रत होती है, तो कमज़ोर फ़कीर से इनको दोस्ती भी थी, रहम भी था। अब इसी फ़कीर के ऊपर उस कहानी में बातें की गई है। अब अगला पॉइंट है अली अब्बास हुसैनी। कह रहे 1897 में पैदा हुए और 1969 में इनका इंतकाल हुआ। पॉइंट 1, अली अब्बास हुसैनी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गाज़ीपुर में। इब्तदाई तालीम पटना में हुई, इलाहाबाद से BA और लखनऊ से MA किया। इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पटना में हुई, इलाहाबाद से BA और लखनऊ से MA किया। अली अब्बास ने शुरू में प्रेमचंद से मुतासिर होकर अफसाने लिखे। अगला पॉइंट है इनके अफसानों में गाँव के मासूम और सादा लोह अफराद की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। ठीक है, चलिए इनके अफसानों में वाक़यात की तवील तो है, मगर प्लाट में झूल पैदा नहीं होता। अगला पॉइंट है कि अली अब्बास के अफसानों की बड़ी खूबी उनकी ज़बान है। वह अरबी फ़ारसी के अल्फाज से
हत्तल इम्कान गुरेज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनके अफसानों के मजमूए मंदरजा झेल हैं। कौन कौन से अफसाने के कौन कौन से हैं? तो ICS है, बासी फूल, मेला घूमनी और कुछ हंसी नहीं। अब उर्दू नावल, अब अगला है उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद, इनकी तनकीदी किताब है। उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद, ये उनकी तनकीदी किताब है। अब ये जो ICS जो आपके निसाब में शामिल है उसके बारे में हम देखते हैं। पॉइंट खुलासा है कि अली अब्बास हुसैनी एक मशहूर अफसाना निगार हैं। इन्होंने प्रेमचंद की तरह गांव और देहात की ज़िंदगी और वहाँ के सीधे साधे लोगों पर अनगिनत अफसाने लिखे हैं। ICS भी एक ऐसा ही अफसाना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं इस अफसाने का हीरो वहीद एक छोटे गांव में मोहम्मदपुर में पैदा हुआ था। वहीद कहाँ पैदा हुआ था? छोटा गांव मोहम्मदपुर में। 12 साल गांव में रहने के बाद वो इलाहाबाद चला गया। कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। वहीद MA करके ICS हो गया। MA करके वहीद क्या बन गया? ICS बन गया। अगला पॉइंट है, वहीद 2 साल लंदन में रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली जहां आरा बेगम से हुई, जो रियासत महिदरपुर के रुकने खास साहिबजादी शहाबुद्दीन खान की बेटी थी। ठीक है, जहां आरा बेगम ने अपने वालिद को अपनी पसंद से आगाह किया और उनकी इजाज़त से लंदन ही में वहीद और जहां आरा बेगम की शादी हो गई। अब ये तो आपने अली अब्बास हुसैनी के हालात ज़िंदगी और ICS के बारे में चंद मोतबर बातें देखा। अब हम कृष्णचंद के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं कृष्णचंद 1914 में पैदा हुए, 1977 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, पॉइंट कह रहे कृष्णचंद क्या है? कृष्णचंद वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। कृष्णचंद कहाँ? वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। ठीक है, अगला पॉइंट, इनको इब्तदाई तालीम पूंछ में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पूंछ, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ हुई। अगला पॉइंट, 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर आ गए। कहाँ आ गए? लाहौर आ गए। अगला पॉइंट है 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत की। उसके बाद उनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से हो गया और वो अपने आखिरी वक्त तक मुंबई में रहे। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें बेदी, मंटू, इस्मत चुगताई और कृष्णचंद के नाम मुमताज़ हैं। ये सभी ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने उर्दू अफसाना निगार की रिफत को बुलंद किया, अफसाना को नई बुलंदी तक पहुंचाया। अगला पॉइंट है, तरक्की पसंद तहरीक से कृष्णचंद का गहरा ताल्लुक़ था। और तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुआ था? 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला पॉइंट है कि कृष्णचंद ने नावल, अफसाने, ड्रामे, रपूताज और मज़ामीन लिखे। ठीक है, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है। यानी लिखे तो बहुत कुछ है, लेकिन इनको शोहरत किस पे मिली? अफसाना निगार पे। इनके अफसानवी मजमूए में कश्मीर की कहानियाँ, तिलस्म ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, है नहीं, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस और नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, है नहीं, उसके बाद कह रहे हैं 52 पत्ते और आसमान रोशन है, काबिले ज़िक्र है। अगला पॉइंट है कि कृष्णचंद ने बच्चों के लिए चिड़ियों की उल्फत, लैला और उल्टा दरख्त लिखा है। बच्चों के लिए कौन कौन सी? तो चिड़ियों की, अलिफ लैला और उल्टा दरख्त, ये लिखा है। इनकी
तंज़िया तहरीरों में एक गधे की सरगुज़श्त को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। इनका इंतकाल 1977 में मुंबई में हुआ। अब ये 2 फरलांग लंबी सड़क जो है ये किनका है? कृष्णचंद का है, जो आपके निसाब में शामिल है। पॉइंट नंबर 1 है कि 2 फरलांग लंबी सड़क कृष्णचंद का तंज़िया अफसाना है। कैसा अफसाना है? तो तंज़िया अफसाना है। अगला पॉइंट है, यह सड़क अंग्रेज़ों के दौर की है और अंग्रेज़ यहाँ हुक्मेरां हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, मुसन्निफ़ ने अपनी ज़बान उस सड़क की रुदाद पेश की है। अपनी ज़बानी उस सड़क की क्या की है? रुदाद पेश की है। अगला पॉइंट है, मुसन्निफ़ उस सड़क को इस तरह जानता है जितना किसी दोस्त को भी नहीं जानते। ठीक है, नहीं, जितना किसी गहरे दोस्त को भी नहीं जानते। कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज तक, कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलांग लंबी सड़क है। ठीक है। आगे कह रहे कि इस सड़क के दाएं बाएं बीसियों गदागर बैठे रहते हैं। बीसियों गदागर क्या करते रहते हैं? बैठे रहते हैं। मुसन्निफ एक और मंजर बयान करता है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 1.5 घंटे से सड़क के दोनों तरफ कतार बांध खड़े हैं, किसी बड़े आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपने देखा खुलासा है और उसका पॉइंट। अब देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में हम देखते हैं। कह रहे हैं देवेंद्र सत्यार्थी 1908 में पैदा हुए, 2003 में इनका इंतकाल हुआ। पॉइंट नंबर 1 है, देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला क्या है? सिंगरूर में पैदा हुए। ठीक है। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और DAV कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर इन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1948 से 1956 तक इंडियन फार्मिंग की इदारत की। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1976 में इन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। ये भी याद रखिएगा कि पद्मश्री एजाज़ भी इनको मिला। अगला पॉइंट है, इनकी पहली उर्दू की कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुई। कहाँ शाये हुई? अदब लतीफ़ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इनके उर्दू अफसानों के मजमूए नए देवता और बांसुरी बजती रही और चाय का रंग काबिले ज़िक्र है। धरती गाती है मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान इनके लोक गीतों के मजमूए हैं। अगला पॉइंट है, इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोक गीतों पर है। अगला पॉइंट है, इनकी मौत दिल्ली में 2003 को हुई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं अन्न देवता देवेंद्र सत्यार्थी का एक तंज़िया अफसाना है जो अन्न देवता के गिर्द घूमते हैं। जब दुनिया में लोग यानी इंसान आया तो उसे भूख ने सताया। भूख मिटाने के लिए इंसान दरख्त के पत्ते छाल फल खाते थे। अब ये जो अन्न देवता जो किताब आपके निसाब में शामिल है उसको हम देखते हैं। ये अफसाना कह रहे अफसाने का पहला जुमला है, तब अन्न देवता ब्रह्मा के पास रहता था। देखिए ये जो जुमला है ना, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अफसाने का पहला जुमला क्या है, तो आप कहेंगे तब अन्न देवता ब्रह्मा के पास रहता था। अगला पॉइंट है, एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, है नहीं, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? है नहीं, अन्न देवता बहुत बड़ा था। फिर ब्रह्मा ने क्या है संदेश भेजा कि तुम छोटे हो जाओ। वह आदमी के क्या हुआ? कमर तक रह गया। कहाँ तक रह गया? कमर तक रह गया। तो आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके जिस्म से बालें फूट रही थी। अगला पॉइंट है, उनको देखकर मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। अगला पॉइंट, अफसाने का मरकजी किरदार चिंटू इस बार काल यानी कहत पड़ने से क्या है
सख्त नाराज है नहीं, पढ़ने से क्या है, सख्त नाराज है। और उसके बाद उसकी बीवी हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा है। हल्दी हर साल अन्न देवता की मन्नत मानती थी। अगला पॉइंट है, चिंटू गुस्सा में कहता, हल्दी मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने, मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। काल में चिंटू को बदहाली को देखकर क्या है, बदहाली को देखकर बैसाखों ने उसे साथ आने दिया। अगला पॉइंट है, हल्दी सोचने लगी कि इस कहत के ज़माने में 2 चार चल जाए। गांव की इंतहाई ख़राब हालत देखकर कहत संभाले सभा ने धान बांटने का फैसला लिया। गांव की इंतहाई ख़राब हालत देखकर कहत सभा ने क्या बांटने का ये किया, धान बांटने का फैसला लिया। अगला पॉइंट है, गांव में फड़के साहब और मुंशी जी धान बांटने आए। चिंटू गांव की पंचायत का दाया बाजू था, सबको धान बांटने लगा। अब आगे देखते हैं अहमद नदीम कासमी। अब अहमद नदीम कासमी कह रहे 1916 में पैदा हुए, 2006 में इनका इंतकाल हुआ। अगला पॉइंट है, अहमद नदीम कासमी शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। 1935 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ इज़ला में मुलाजमत करते रहे। मुख्तलिफ ज़िला की जमा इज़ला है, याद रखिएगा। वह अदब लतीफ़ और नुकूश के भी मुदीर रहे। ठीक है। अगला पॉइंट, इन्होंने फ़नून के नाम से खुद अपना भी एक 6 माही जरीदा जारी किया। अहमद नदीम कासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और अदबी सहाफ़ी भी। अगला पॉइंट है, इनके सिनफ़ शायरी दर्जन के करीब और अफसानवी मजमूए दर्जन से ज़्यादा शाये हुआ। कह रहे हैं अगला पॉइंट में कि इन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफसानों की वजह से पाई, अपने अफसानों की वजह से पाई। अगला पॉइंट है, पंजाब की देही ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी की वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे। अब ये सुल्तान, इसके बारे में हम देखते हैं। कह रहे हैं इस अफसाने में इंसानी नफ्सियात और जज्बात को सलीके से बयान किया गया है। अगला पॉइंट, सुल्तान नाम का एक लड़का है जो नाबीना यानी अंधे दादा के साथ भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकलता है। एतवार का दिन था जब हस्बे मामूल दादा और सुल्तान बाज़ार में निकले। जब वो बाज़ार में निकले तो एतवार का दिन था, उस दिन कोई लोग नहीं मिला। और एक मर्तबा ऐसा होता है कि जुमे के दिन निकलते हैं तो उनके दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन एतवार के दिन उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। अब कलाम हैदरी के बारे में हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है, मोहम्मद कलामुल हक हैदरी इनका पूरा नाम था। कलाम हैदरी की हैसियत से मशहूर हुए। अगला पॉइंट है, इनकी पैदाइश बिहार में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? बिहार में हुई। इब्तदाई तालीम ईटा यानी यूपी में हासिल की। रैन कॉलेज कलकत्ता से आईकॉम का इम्तिहान पास किया। पूर्णिया डिग्री कॉलेज में मुलाजमत की यानी नौकरी की। अगला पॉइंट, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद बिहार के जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के सरगर्म रुकन थे। कलाम हैदरी ने हफ्तावार मोर्चा और माहनामा आहंग शहरगया से शाये किया और इनकी अदारत भी की। अगला पॉइंट, इनके कहानियों का पहला मजमुआ बेनाम गलियां के उन्वान से 1955 में शाये हुआ। अगला पॉइंट है, इनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम सफ़र, अलिफ लाम मीम और गोल्डन
जुबली हैं। क्या है? बरमला के अदबी तबसरों का मजमुआ है। अदब और तसव्वुफ और तफहीमात उनकी इल्मी किताबें हैं। अब ये सखी जो है उसके बारे में हम देखते हैं। कलाम हैदरी के अफसानों का ये खुलासा है। कह रहे कलाम हैदरी का अफसाना सखी एक पढ़े लिखे मगर बेरोजगार शख्स की जिंदगी की एक झलक पेश करता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या है, बुनियादी ज़रूरतें क्या कराती है। अगला पॉइंट है कि शहर कलकत्ता की मशहूर सड़क ज़करिया स्टेट के एक गंदे और छोटे होटल में कहानी का हीरो बैठा किसी एडिटर का इंतज़ार कर रहा है, जिसने वादा किया था कि वो ऐसे तर्जुमे का काम देगा और उसे तर्जुमे का काम देगा और वह उससे कुछ एडवांस लेगा ताकि वह ज़करिया स्टेट के इसी होटलों में दो वक्त कुछ खा सके। रतन सिंह क्या है उसको देखते हैं। कह रहे रतन सिंह सियालकोट में 1927 में पैदा हुए। बाद में दिल्ली चले आए और कुछ अरसा लखनऊ में रहे। अगला पॉइंट है इनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 में शाये हुई। अगला पॉइंट 1969 में इनके अफसानों का पहला मजमुआ पहली आवाज़ मंजर आम पर आया। अगला पॉइंट है पिंजरे का आदमी नहीं मानक मोती और काठ का घोड़ा इनके अफसानवी मजमुए हैं। सुबह की परी बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। रतन सिंह का ताल्लुक भी अदीबों की उस नस्ल से है जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ ज़हनी और नज़रियाती वाबिस्तगी रखते हैं। इस वक्त रतन सिंह का मुस्तकिल क़याम नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा दिल्ली में गौतम बुद्ध। अब ये मन का तोता जो आपके निसाब में शामिल है रतन सिंह का, इसमें बताया जा रहा है कि आपके निशान में जो शामिल है मन का तोता, हाँ, रतन सिंह ने इस अफसाने में अपनी ख्वाहिशात को एक तोते के रवैये में पेश किया है। चूँकि ख्वाहिशात इंसानी दिल से पैदा होती है, इसलिए मन का तोता कहकर ये जाहिर कर दिया है कि मन का तोता क्या है। मन का तोता क्या है। अब जिलानी बानो के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिलानी बानो का असल वतन बदायूं उत्तर प्रदेश है। इनके वालिद हैदराबाद जाकर बस गए और यहीं इनकी पैदाइश 1933 में हुई। अगला पॉइंट है जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी की मीनार 1958 में शाये हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नरवान और कुन उनके दूसरे अफसानवी मजमुए के नाम हैं। अगला पॉइंट इनके नॉवेल जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र नुमाया है। अगला है इनके दो नॉवेल ईरान गज़ल और बारिश संग बहुत मकबूल है। अगला पॉइंट है जिलानी बानो के अफसानवी और नॉवेलों का असल मौजू हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी है। अब दो शाला जिलानी बानो का ये जो अफसाना है उसको देखते हैं। कह रहे जिलानी बानो के अफसानों और नॉवेलों का असल मौजू जागीरदारों की क्या है बिखरी ज़िंदगी। अफसाना दो शाला भी एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जहाँ इनकलाब ज़माना ने हालत इस कदर बदल दी है कि न ख़ानदानी रवायतों का ख़याल है न इक़दार का।
अब खाका के बारे में हम सभी देखेंगे। खाका किसे कहते हैं? कह रहे खाका इस्तिलाही मानों में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। खाके से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायाँ खुसूसियात को उस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। खाका निगारी सवाह निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें सवाह हयात की तरह वाक़यात तरतीब वार नहीं लिखे जाते और न ही तमाम हालात वाक़यात का बयान करना ज़रूरी होता है। खाका निगार उस शख्सियत का खाका लिखता है जिससे वो किसी न किसी तौर पर मुतासिर होता है। लेकिन कह रहे हैं लेकिन इस की तहरीर से मरऊबियत ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। खाके में शख्सियत की खूबियों और खामियों दोनों को बयान किया जाता है। ठीक है, जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, उसी तरह खाकों के बयान में ज़ाती दुश्मनी व औनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। खामियों के बयान में भी अपनाइयत का एहसास नुमायाँ होना चाहिए। ये तो खाका के बारे में हो गया। अब मौलवी अब्दुल हक के बारे में देखते हैं। चलिए तेज़ी के साथ देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक मगरबी उत्तर प्रदेश के कस्बा हापुड़ में पैदा हुए। 1894 में MA कॉलेज अलीगढ़ से BA पास किया। अगला पॉइंट है अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और ज़िंदगी भर उर्दू ज़बान की खिदमत में मसरूफ़ रहे। अगला पॉइंट है अंजुमन की जानिब से इनकी इदारत में 6 माही रिसाला उर्दू जारी हुआ। अगला पॉइंट है इनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने D.Litt की एजाज़ी डिग्रियां दी। चलिए अगला पॉइंट है मौलवी अब्दुल हक एक साथ सवाह निगार, खाका निगार, लुग़त नवीस, माहिर क़वायद और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज थे। इनका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? कारनामा मददकुन और शिमाली हिंदुस्तान के कदीम अदबी सरमाए की बाजियाफ्त है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू ज़बान की अशाअत के सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक की खिदमत बेमिसाल हैं। इनका इंतकाल 1961 ईस्वी में हुआ। अब गुदड़ी का लाल जो नूर मोहम्मद ख़ान के ऊपर यह खाका मौलवी अब्दुल हक का है जो आपके निसाब में शामिल है। तो मेरे साथियों, मैंने केवल 30 से 35 मिनट वाले इस वीडियो में मैंने गुलज़ारे उर्दू मुकम्मल मैंने पेश कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं इस वीडियो से ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और अपनी पढ़ाई आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।